हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास में EORO का टेस्ट नंबर रहने वाला है 51। इससे पहले हमने 50 टेस्ट कर लिए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट करे हैं विद सॉल्यूशन के साथ। यानी हमने EORO का सिलेबस है वो काफ़ी बार कवर भी कर लिया, उसे रिवीजन भी कर लिया और अब आगे 5-6 दिन में हम और एक दो बार इसका रिवीजन कर लेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी मैं इनमें ले आऊँगी। ये तो बात रही हमारे टेस्ट की। और आज का जो हमारा टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है, टॉपिक रहने वाली है वो आपकी आर्थिक समीक्षा, आपकी आर्थिक समीक्षा रहेगी। इसके साथ है आपका करंट अफेयर रहेगा, राजस्थान का जीके रहेगा और पार्ट बी रहेगा। और पार्ट बी की जो आपकी 8 योजनाएं हैं उनमें से योजनाओं के क्वेश्चन भी रहेंगे। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक हो गया हमारे टेस्ट का। इससे अलावा मैं बात करना चाहूँगी कि आपके एग्जाम के कोलेक्टर तो आपके 3 दिन पहले आएंगे, लेकिन आपके जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का है वो आ गया है कि आपको कौन कौन से ज़िले में आपका एग्ज़ाम है वो होगा। और या ये भी पता चल गया है कि आपका इवनिंग में होगा या फिर आपका मॉर्निंग में होगा, कौन सी आपको शिफ्ट मिली है। तो आप एक तो इस चीज़ से पैनिक ना लें कि बस अब तो 4-5 दिन रही हैं, हमारा एग्ज़ाम पता नहीं कैसा होगा, हमारी तैयारी है वो कैसी है, पता नहीं एग्ज़ाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, कैसा आएगा। और अब मेरी तो इवनिंग शिफ्ट में आ गया, मेरा तो मॉर्निंग शिफ्ट में आ गया, नॉर्मलाइजेशन होगा, पता नहीं नंबर कम हो गए ज़्यादा हो गए, वो बाद की बातें हैं। पहले आप एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइए। एग्ज़ाम है वो आपका, आपने तैयारी अच्छी की है तो वो आपका बहुत ही अच्छा होगा। आपने तैयारी की है तभी आपको थोड़ा डर लग रहा है, और इसमें डरना नहीं है। आपको अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है, जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करते रहिए। अब 5-6 दिन बच्चे हैं तो इसमें आप कुछ नया ना पढ़ें, ना तो डरें कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, सभी के लिए एक जैसा होगा। तो आपको डरने की वो नहीं है कि हाँ मैं मेरा तो पता नहीं कैसा होगा, क्यों होगा, कैसा होगा, ये आपको नहीं सोचना है। दूसरी बात रही आपकी शिफ्ट की, चाहे आपका इवनिंग में हो चाहे आपका मॉर्निंग में हो, वो आपके हाथ में नहीं है। ना ही आपके हाथ में है कि आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे कम होंगे, हमें उस चीज़ को सोचना ही नहीं है। हमें बस इतना सोचना है कि हमें अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है और हमारा सिलेक्शन कराना है। आप अच्छे से तैयारी की है आपने, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपका सिलेक्शन भी ज़रूर होगा। तो इस चीज़ में आपको डरना नहीं है। बात ये कि हम लास्ट 5-6 दिन रहे हैं तो अब क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो आपको एक तो ये कि नया तो कुछ नहीं पढ़ना है, नया तो बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, मैंने आपको पहले बोला था कि आप पार्ट बी की जो धाराएं हैं उनको एक पेज पे पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं आपको जो टेलीग्राम हमारा चैनल है उस पर 10-10 धाराएं हैं वो रोज़ की मैं डालती थी, ताकि आप उन्हें एक जगह नोट कर लें। और आपको लास्ट में क्या है, अब रोज़ की एक बार उन धाराओं को पढ़ लें। आपका पढ़ा हुआ सब है, उनमें जो मैटर है वो समझा हुआ भी है। बस आपको थोड़ा सा ये है कि आपको ना उनको थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करते रहना है तो आपको पता चल जाए कि हाँ कौन सी धारा में क्या चीज़ है। दूसरा, एक बात तो धाराओं से इन्हें रिवाइज करते रहे। दूसरा कि जो इन धाराओं में जो अपन को जो जुर्माना लगाया हुआ है या फिर जो कारावास लगाया हुआ है, उन जुर्मानों को एक जो पेज में आप लिख लीजिए और एक दो बार उनको रीड कर लीजिएगा। कि क्योंकि ये इकट्ठे हो जाते हैं तो हमें याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे मिक्स हो जाते हैं जो भी हैं। तो आप इनकी एक बार अलग से एक पेज पे लिख लीजिए। आपके पास 5 से 6 दिन है तो इनमें आप इनका 2-3 बार है ऐसे रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपके ये है वो आपसे ठीक से याद हो जाएंगे कि हाँ ये इसमें ये था। एक चीज़ ये। दूसरी, आपको जो आपकी एक तो आर्थिक समीक्षा है उसके जो आपने है वो एक एक बार आप और इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और दूसरा, आपके राजस्थान जीके है तो राजस्थान जीके में आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो आप रिवीजन तो चाहे आप सारों का ही कीजिए, लेकिन इनका थोड़ा ढंग से कीजिएगा। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो उसमें चित्रकला हो गई आपकी, आपके जो आपकी आधुनिक इतिहास है आपका, तो वो आपको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और आपकी सभ्यताएं हैं वो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ज्योग्राफी की बात करें तो खनिज, ऊर्जा, जनगणना और आपके इसमें पर्यटन, ये जो कुछ टॉपिक हैं ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कल्चर की बात करें तो कल्चर में आपके लोक देवी देवता हो गए, आभूषण हो गए, जो आपकी ये भाषाएं होती हैं, ये तो इनसे क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है। तो इनको आप थोड़ा अच्छे से देख कर जाइएगा। और आपका पार्ट बी हो ही गया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, डरने वाली बात नहीं है। बस बिल्कुल नॉर्मल से जाके, और हाँ जिनका भी मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो थोड़ा जल्दी जाके अपने आराम से एग्ज़ाम देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे टेस्ट की। आज के हमारे टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, बीजों से बायोडीजल बनाने का प्लांट प्रथम बार कहाँ खोला गया।
भालौजी जयपुर में, लूणकरणसर बीकानेर में, अमरसागर जैसलमेर में और कल्लड़वास उदयपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कल्लड़वास उदयपुर में है बीजों से बायोडीजल बनाने का प्लांट प्रथम बार खोला गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील करना या फिर निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से निम्न में से क्या भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। सबसे पहली बात तो जो धारा 29 है, धारा 29 है, इसमें क्या चीज दिए हुए है, इसमें भ्रष्ट आचरण दिया हुआ है कि इसमें वो चीजें बताई गई हैं जिन्हें भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा है। निर्वाचक को धन या प्रलोभन या परितोषण देना, बिल्कुल सही बात है। जो आपकी धारा 29 है उसमें दिया हुआ है कि उम्मीदवार या उसका कोई अभिकर्ता या फिर अन्य व्यक्ति द्वारा क्या क्या किया जाएगा जो भ्रष्ट आचरण में आएगा। पहला तो यही है कि निर्वाचक को धन या प्रलोभन या परितोषण यानी धन या अन्य रूप से प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार से अगर आप करते हैं, रिश्वत देते हैं, किसी व्यक्ति को रिश्वत या प्रलोभन देते हैं तो वो भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है। निर्वाचक को धमकी देना, विभिन्न धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना पैदा करना, यह भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि कोई भी उम्मीदवार है उसके द्वारा धर्म के आधार पर या फिर देवीय शक्ति के आधार पर, देवीय शक्ति यानी कि वो बोल दे कि हाँ अगर आपने वोट नहीं दिया तो उस देवता या उस देवी का आपको प्रकोप लगेगा, ऐसा लगेगा। तो ऐसे जो होते हैं वो देवीय शक्ति के आधार पर वोट मांगता है या फिर सामाजिक बहिष्कार की धमकी देता है कि मैं ये कर दूं, ये वो कर दूं, तो ये ऐसी भावना रखता है, ऐसा करता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसको गौरवान्वित करना, तो ये भी किस में आएगा, इसके आधार पर भी, सती के आधार पर भी अगर वोट मांगता है तो वो भी इसमें आपके भ्रष्ट आचरण में आएगा। इसके साथ साथ अगर वोटर्स को अगर मतदान केंद्र तक वो कोई वाहन पर लेके जाता है वो भी किस में आएगा, भ्रष्ट आचरण में आएगा। अगर ऐसा कोई और व्यय है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है तो वो व्यय भी इस भ्रष्ट आचरण में आएगा। लेकिन एक चीज नहीं आएगी, कौन सी, अगर वो निर्वाचक जो उम्मीदवार है वो अगर लोक नीति की घोषणा करता है, किस चीज़ की, लोक नीति की घोषणा करता है कि हाँ अगर मैं विजयी होता हूँ तो मैं ये लोक कल्याण में ये चीज़ करूँगा, उसकी घोषणा करता है, उस घोषणा पत्र को भ्रष्ट आचरण में नहीं समझा जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है। बोरला, मुर्कियां, टड्डा और बगड़ी। तो बोरला महिलाएं पहनती है, टड्डा हाथों में महिलाएं पहनती है, बगड़ी ये भी महिलाएं पहनती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। मुर्कियां है ये पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाता है जो कि एक बाली टाइप का आभूषण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना कब प्रारंभ की गई। 21 जनवरी 2019, 21 जनवरी 2015, 21 जनवरी 2016 और 21 जनवरी 2017। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 21 जनवरी 2015 को है ये हृदय योजना शुरू हुई थी। हृदय योजना का अगर नाम और पूछे तो कौन सा होगा, राष्ट्रीय विरासती शहर विकास एवं संवर्धन योजना। अगर अवधि की बात करें कि इसकी अवधि कितनी है तो इसकी अवधि थी 31 मार्च 2019 तक, 31 मार्च 2019 तक। और ये पूर्णतः यानी 100% है वो वित्त पोषित किससे थी, केंद्र सरकार से थी। मंत्रालय कौन सा था इसमें, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2, 21 जनवरी 2015 को प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, प्रथम किसान भवन, प्रथम किसान कॉम्प्लेक्स, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय और गिद्ध संरक्षण क्षेत्र। तो सबसे पहला प्रथम किसान भवन वो कहाँ है, जयपुर में। प्रथम किसान कॉम्प्लेक्स भदवासिया जयपुर में। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में और गिद्ध संरक्षण क्षेत्र वो है जोहड़बीड़ बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले हमारा 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 और 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। तो इस प्रकार आप नीचे कूट को देखकर राइट क्लिक करेंगे तो राइट ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार भ्रष्ट आचरण माना जाएगा किसी उम्मीदवार के नाम वापस लेने के मिथ्या कथन का प्रकाशन करना। यानी किसी उम्मीदवार की बोल दे कि हाँ उस उम्मीदवार ने है वो अपना नाम वापस ले लिया है, इस चीज को प्रकाशित करेंगे तो वो भी मिथ्या घोषणा में आएगा। निर्वाचन या निर्वाचकों को मतदान केंद्र तक लाने या ले जाने हेतु यान उपलब्ध करवाना, यानी उनको किसी वाहन के अंदर है वो निर्वाचक स्थल तक लेके जाना, ये भी भ्रष्ट आचरण में आएगा। निर्वाचक संबंधित किसी नियम या आदेश का उल्लंघन करना अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत किसी अधिकारी की सहायता या प्रलोभन देना, ये भी किस में आएगा? भ्रष्ट आचरण में आएगा। यानी आपके तीनों की तीनों भ्रष्ट आचरण में आएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, वेदांता समूह, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है वो राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय योजना में देश के कितने शहरों को चिन्हित किया गया है? 10, 11, 12 और 14। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 12। 12 शहरों को चयन किया गया है। तो इसमें से हमारे राजस्थान का कौन सा है? हमारे राजस्थान का अजमेर है। अब हमें राजस्थान का भी पता है, अजमेर है, हमें 12 का भी पता है, लेकिन हमें ये 12 के 12 याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ लिया कि हृदय योजना में सम्मिलित जो आपके शहर हैं उनको अपने जो राज्य है उनसे सुमेलित कीजिए, तो वो हमें थोड़ा दिक्कत करेंगे। तो हमें सारे याद होने चाहिए। कौन कौन से? अजमेर हो गया, अमृतसर हो गया, अमृतसर, अमरावती, अमरावती और वाराणसी, वाराणसी, वेलंकनी, वेलंकनी, वारंगल, ऐसे 4-4 के टुकड़ों में आप याद कर सकते हो। गया और मथुरा, गया और मथुरा, कांचीपुरम, कांचीपुरम, बादामी, बादामी, पुरी और द्वारका। ये आप 12 के 12 है वो याद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा अगर पूछ ले कि हृदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो सांस्कृतिक विरासतों को सुरक्षित करना एवं उन्हें पुनर्जीवित करना। यानी जो शहरों में जो विरासत है, धार्मिक हो चाहे सांस्कृतिक हो, जो पर्यटन की जो संपत्तियां हैं उनके आसपास जो शहरी बुनियादी ढांचा है उसे मजबूत करना, शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसानों को सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए एकीकृत पोर्टल है। ई किसान पोर्टल, जन किसान पोर्टल, राजस्थान किसान साथी पोर्टल और राज किसान कल्याण पोर्टल। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, राजस्थान किसान साथी पोर्टल, जिसका अगर शुभारंभ देख ले तो 20 अगस्त 2021 को किया गया था। 20 अगस्त 2021। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 30 के अनुसार किसी सिविल न्यायालय को निम्न में से किस प्रकरण में प्रश्न ग्रहण करने और उस पर न्याय निर्णय करने की अधिकारिता या अधिकार नहीं है, यानी उसे न्यायालय के अधिकारिता से बाहर रखा गया है। वार्डों का परिसीमन या वार्डों को स्थान आवंटन करने से संबंधित कोई प्रकरण है, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से संबंधित है, निर्वाचन के संचालन से संबंधित है या उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ है। आपकी जो धारा 30 है, धारा 30 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना। यानी अगर वार्डों के परिसीमन की बात है, निर्वाचन की नामावली की बात है, निर्वाचन के संचालन से संबंधित अगर कोई प्रश्न होता है तो न्यायालय में उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी इस धारा में कहा गया है कि चुनाव से पहले है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इसमें जो होगी वो राज्य सरकार है वो सुप्रीम होगी। राज्य सरकार है वो सुप्रीम होगी, यानी चुनाव से पहले वो कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, चुनाव के बाद में है, चुनाव के बाद में कोर्ट में जा सकते हैं।
चुनाव के बाद में कोर्ट में जा सकते हैं, तभी तो जो धारा 31 है आगे उसमें जो है वो निर्वाचक के लिए वो अपील करना है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 की धारा 30 में क्या दिया हुआ है, निर्वाचन संबंधित मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना दिया गया, यानी चुनाव से पहले है वो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर, माथा, नाक और गर्दन। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो चंपाकली है वो पहना जाता है गर्दन में। अब दो आभूषण और है, एक तो है चोंप और एक है चूंप। तो जो चोंप आभूषण है, चोंप ये कहाँ पहना जाता है? ये तो पहना जाता है नाक में। चोंप आभूषण है नाक में पहना जाता है, और जो चूंप आभूषण है ये पहना जाता है दांत में। तो इनमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहीं चोंप आ जाता है चूंप आ जाता है, तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि जो चोंप आभूषण है वो नाक में पहना जाता है और चूंप आभूषण है वो दांत में पहना जाता है। और चूंप के साथ ही एक और है रखन, एक और आता है रखन। तो रखन आभूषण है वो भी दांत में पहना जाता है। तो चूंप और रखन है वो दांत में पहने जाते हैं, चोंप आभूषण है वो नाक में पहना जाता है, और चंपाकली है वो गर्दन में पहना जाता है। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से अच्छे से इसे याद करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, पुथुमई पेन योजना किससे संबंधित है? बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए, सरकारी स्कूलों की 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं को डिप्लोमा या स्नातक शिक्षा पूरी करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता, सरकारी बसों में महिलाओं के टिकट कीमतों पर 50% की छूट। तो पुथुमई पेन योजना है वो किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3, सरकारी स्कूलों की 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं को डिप्लोमा या स्नातक शिक्षा पूरी करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता। ये है पुथुमई योजना, और किस राज्य की है? ये है तमिलनाडु की, तमिलनाडु राज्य की ये आपकी योजना है। अगर हम बात करें कि बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तो बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना। और ये है किससे? ये है मध्य प्रदेश की। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। इसमें क्या है कि इसमें जो 12वीं कक्षा पास करने के लिए जो राशि दी जाएगी वो होगी 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, और दो किस्तों में ये दी जाएगी। तो बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए योजना, तो ये है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। और ये कहाँ की है? ये भी काम की है, ये भी मध्य प्रदेश की है। बात करें सरकारी बसों में महिलाओं के टिकट कीमतों पर 50% की छूट, तो ये है नारी को नमन योजना, नारी को नमन योजना। और ये कहाँ की है? ये हिमाचल प्रदेश की है। तो आपको ये चारों के चारों योजना याद रखनी है। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना जो कि मध्य प्रदेश की है, अनाथ बच्चों की सहायता करने के लिए योजना जो कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, ये भी मध्य प्रदेश की है। और एक मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी और एक लाडली बहन योजना भी है जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए है। सरकारी स्कूलों के 5वीं से 12वीं कक्षा के छात्राओं को डिप्लोमा या स्नातक शिक्षा पूरी करने तक 1000 रुपए की मासिक सहायता, ये योजना है पुथुमुई पेन योजना जो कि तमिलनाडु की है। और सरकारी बसों में महिलाओं के टिकट कीमतों पर 50% की छूट, नारी को नमन योजना, और ये है हिमाचल प्रदेश की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कृषक उपहार योजना में चयनित 3 किसानों के लिए कौन से स्तर की प्रोत्साहन राशि सम्मिलित नहीं है? मंडी स्तर पर 50,000 रुपये, संभाग स्तर पर 1 लाख रुपए, राज्य स्तर पर 2 लाख रुपए, और सभी सही हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 3, राज्य स्तर पर 2 लाख। तो ये इसमें गलत दिया हुआ है। अब आपको कमेंट करके नीचे बताना है कृषक उपहार योजना कब से स्टार्ट हुई, और इसमें ये तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों स्तर की जो है कि मंडी स्तर में कितना, संभाग स्तर में कितना और राज्य स्तर में कितना, ये कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत सिविल न्यायालय को निर्वाचक संबंधित मामलों में कोई अधिकारिता या अधिकार प्राप्त नहीं है? धारा 30, धारा 31, धारा 32 और धारा 33। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। धारा 30 है, उसमें दिया गया है कि जो निर्वाचक संबंधित मामले हैं उन मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना। ये किस में दिया हुआ है? धारा 30 में दिया हुआ है। और धारा 31 में क्या दिया हुआ है? धारा 31 में दिया गया है निर्वाचक याचिका कितने दिन में? 30 दिन में। निर्वाचक की तारीख से 30 दिन में। किसको? जिला न्यायाधीश को। 32 में जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील करना यानी हाई कोर्ट में अपील, ये धारा 32 में दी हुई है। और 33 में जो समस्त उम्मीदवारों को निर्वाचन से रद्द शून्य घोषित होने की दशा की जो प्रक्रिया है वो दी गई है धारा 33 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट, यानी धारा 31 और 32 में जो अपील के बाद होता है शून्य घोषित किया जाता है वो धारा 33 में है। राइट आंसर ऑप्शन 30। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा केंद्र है वो जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादक केंद्र नहीं है? कुर्ला, खुटानी, श्योकर और पीर की ढाणी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुटानी। खुटानी है वो जिप्सम का बाड़मेर में उत्पादक केंद्र नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय योजना में राजस्थान से किस शहर को शामिल किया गया है? अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। ये तो हम सभी को याद हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट अजमेर को शामिल किया गया है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? तिलहन, गेहूं, दलहन और मक्का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तिलहन है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। अगर हम थोड़ी सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी NFSM की बात करें तो ये आपका प्रारंभ कब हुआ था? 2007 से 2008 में ये प्रारंभ हुआ था। और राज्य में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है वो प्रारंभ किया गया था। अगर इसमें वित्त पोषण की बात करें तो सेंटर का कितना है? 60 और हमारे स्टेट का कितना है? 40। और इसमें जो राज्य में NFSM की अगर गेहूं की बात करें तो 14 जिले हैं। किसके लिए? गेहूं के लिए 14 जिले हैं। अगर बात करें कि 2020-21 में राज्य के सभी जो 33 जिले हैं उनमें दलहन में शामिल कर दिया गया है। अगर NFSM की बात करें तो राज्य के 20-21 में शामिल किया गया था इनको। 20-21 में अगर आपको पूछ ले तो 20-21 में जो राज्य के 33 जिले हैं उन सभी को दलहन में शामिल कर दिया गया था। सभी को दलहन में शामिल कर दिया गया। अगर हम बात करें मोटा अनाज और मक्का के लिए, मोटा अनाज और मक्का के लिए बात करें तो ये कितने हैं? 5 जिलों में संचालित है। अगर मोटा अनाज व जौ की बात करें, मोटा अनाज प्लस जौ की, तो ये कितने? 7 जिलों में। तो ये सब मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार फिर मैंने आपको इसको रिकॉल करवा दिया। राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत नगरपालिका के सदस्य के रूप में किसी भी व्यक्ति निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली निर्वाचक याचिका दायर की जा सकती है? यानी किस धारा के तहत? धारा 31, 32, 33 और 34। तो आपकी निर्वाचक याचिका है वो दायर की जाती है धारा 31 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन है ए। और कितने? 30 दिन के भीतर। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनी, महमूद गोरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, महमूद गजनी या गजनवी है ये राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नई चेतना पहल बदलाव की मिशन किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? MSME मंत्रालय, आयुर्वेद मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की मिशन है वो चलाया जा रहा है। और ये योजना है किससे संबंधित? लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक समानता के लिए जागरूकता मिशन है। लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक समानता के लिए जागरूकता मिशन कौन सा है? नई चेतना पहल बदलाव की। किस मंत्रालय के द्वारा? ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में स्थिर कीमतों पर चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान कितना है। पहले सबसे चीजें पहले याद रखनी है कि भारत के बारे में पूछा है, दूसरा स्थिर कीमतों पर पूछा है और चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पूछी है। 6%, 6.8%, 7% और 6.5%। ये मैंने आपको जब मैं कंपैरिजन के क्वेश्चन करवाती हूँ राजस्थान और भारत के बीच में, तब मैंने आपको अच्छे से ये करवाया भी था। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7%। अगर हम बात करें भारत की जीडीपी स्थिर कीमत पर, भारत की जीडीपी स्थिर कीमत पर वृद्धि दर की बात करें तो 7% है। अगर आपसे प्रचलित कीमत पर पूछ ले भारत की जीडीपी प्रचलित कीमत पर, तो वो कितनी है? वो है 15.4%। और राजस्थान की प्रचलित कीमत पे कितनी है? 16.04%। स्थिर कीमत पर भारत की तो 7% है ही, और राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की है 8.19%। 8.19%। तो अगर हमसे पूछ ले कि राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर है वो अखिल भारतीय वृद्धि दर से अधिक है, स्थिर कीमत पर कितनी है? अधिक है, 7% है, और राजस्थान की 8.19% है। अगर प्रचलित कीमत में भी पूछ ले तब भी राजस्थान की ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान की कितनी है? 16.04% है। तो आपको ये याद रखना है। एक ये याद रखना है कि जो राजस्थान राज्य की जो घरेलू उत्पाद का जो योगदान है वो कितना है? 5% है। राजस्थान का भारत में कितना प्रतिशत है? 5% है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, कोई नगरीय निकाय इकाई क्षेत्र आधारित प्रणाली द्वारा या किसी अन्य प्रणाली द्वारा नगर पालिका सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों, चाहे उन्हें किसी भी नाम से जाना जाए, पर कौन सा कर लगा सकती है? बाध्यकारी कर, आयकर, पथ कर और सेवा कर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है, बाध्यकारी कर, जो आपकी धारा 102 है। धारा 102 है। धारा 102 में दिया हुआ है नगर पालिका के बाध्यकारी कर, नगर पालिका के बाध्यकारी कर। उसमें दिया गया है कि इकाई क्षेत्र पर आधारित प्रणाली द्वारा या फिर किसी अन्य प्रणाली के द्वारा नगर पालिका की सीमाओं के भीतर स्थित भूमियों और भवनों पर कर, तो वो किस में आता है? वो बाध्यकारी कर में आता है। तो राइट आंसर हो जाए आपका ऑप्शन है फर्स्ट। और आपकी धारा 102 है, इसमें नगर पालिकाओं के बाध्यकारी कर दिए गए हैं, जैसे वर्ती, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर होते हैं, वो भी बाध्यकारी कर होते हैं। सड़कों, पुलों और घाटों पर जो टोल टैक्स होते हैं वो भी बाध्यकारी कर में आते हैं। ऐसे व्यवसाय और उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत होते हैं, तो वो पर्यावरण नियंत्रण जो हेतु कर होते हैं वो भी बाध्यकारी कर में आते हैं। विज्ञापन कर होते हैं, भवन पर जो विज्ञापन लगाते हैं वो भी बाध्यकारी कर में आते हैं। तो ये आपकी धारा 102 में सारे के सारे दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, जिप्सम एवं लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही सुमेलित युग्म में कौन सा है? डूंगरपुर भीलवाड़ा, बीकानेर पाली, बीकानेर बाड़मेर और बाड़मेर और नागौर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर और बाड़मेर, यानी जिप्सम बीकानेर और लिग्नाइट बाड़मेर। राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हृदय योजना की मिशन अवधि समाप्त हुई 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट 31 मार्च 2019। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है। इस साइड है जोत का प्रकार दिया हुआ है और इस साइड है क्षेत्रफल दिया हुआ है। सीमांत प्रकार के जोत, अर्ध मध्यम, लघु और मध्यम प्रकार के जोत। सबसे पहले तो हम अगर बात करें भूमि जोतों की, राजस्थान के भूमि जोतों की, तो ये जो आपकी कृषि गणना 2015-16 है उसके अकॉर्डिंग है। अगर आपसे पूछ ले कि जो आपकी नवीनतम या फिर जो आपकी लास्ट कृषि गणना थी 2015-16 वो कौन सी थी, तो वो आपकी 10वीं आपकी कृषि गणना थी। अब इसमें हम बात करें जोत के प्रकार की, तो सबसे पहले सीमांत कितना होता है? जो 1 हेक्टेयर से कम होता है, 1 हेक्टेयर से कम होता है वो होता है सीमांत जोत। इनमें इनके जो प्रतिशत यानी क्षेत्रफल की जो प्रतिशत है वो कितनी है, तो ये है आपके 40.12%, यानी ए में आपका थर्ड आ जाएगा। ए में थर्ड आपके 2 और 4 में है। अर्ध मध्यम की बात करें तो अर्ध मध्यम होते हैं आपके 2 से 4 हेक्टेयर वाले, 2 से 4 हेक्टेयर वाले।
इनके कितनी है, इनके है 18.50%, यानी बी में 2 आ जाएगा। बी में 2 दोनों में दिया हुआ है। लघु की बात करें तो लघु वो होते हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर के होते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर के होते हैं, वो लघु जोत होते हैं। इनके अगर बात करें तो इनके कितनी है, इनके है 21.90 यानी 4। 21.90 यानी 4 है, वो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। मध्यम की बात करें तो मध्यम जोत के प्रकार होते हैं 4 से 10 हेक्टेयर के, 4 से 10 हेक्टेयर के। तो आपका ये कितने होते हैं, मध्यम होते हैं 14.79। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मध्यम में 1 हो जाएगा, यानी लास्ट का 1। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है 2 हो जाएगा। अगर आपसे इनमें अगर पूछ ले कि राजस्थान में लघु तथा सीमांत जोत है वो कितने प्रतिशत है, तो दोनों मिला के कितनी है, 62% है। लघु और सीमांत यानी 14 लघु आपका आ गया और सीमांत आ गया, तो लघु आपका कितना है, लघु आपका 21 है और सीमांत आपका 40 है, दोनों के मिला के कितनी है, 62%। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी नगरीय निकाय क्षेत्र के भीतर ऐसे व्यवसाय और उद्योग जो पर्यावरण प्रदूषण के स्रोत है उन पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा के तहत प्रदूषण नियंत्रण कर लगाया जा सकता है। तो ये किसके अंतर लगाया जाता है, ये धारा 102 के तहत लगाया जाता है। और धारा 102 में क्या है, नगरपालिका के बाध्यकारी कर है, बाध्यकारी कर है। तो ये किस में लगाया जाएगा, धारा 102 के तहत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है, बाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी और मल्लीनाथ जी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी की लोक देवता की स्मृति में है वो पशु मेला लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम जयपुर का विघटन कर 2 नए नगर निगम किस नाम से बनाए गए हैं। नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर, नगर निगम जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, नगर निगम जयपुर पूर्व और जयपुर पश्चिम, और नगर निगम जयपुर प्रथम और नगर निगम जयपुर द्वितीय। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर ग्रेटर बनाए गए हैं। अगर इनमें वार्डों की संख्या पूछ ले तो जो आपके जयपुर हेरिटेज है इसमें 100 वार्ड है, और जो नगर निगम जयपुर ग्रेटर है इसमें कितने 150 वार्ड है। पूछेगा नहीं बाई चांस अगर पूछ ले, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है सहकारी किसान कल्याण योजना 2015 के तहत किसान को अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है, 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख और 10 लाख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 10 लाख का ऋण दिया जाता है। इस योजना के अनुसार है जो केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा जो कृषि से संबंधित उद्देश्यों के लिए वो किसानों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, अधिकतम 10 लाख रुपए दिए जाते हैं केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 4। अगर आपसे महिला विकास ऋण के बारे में पूछ ले, महिला विकास ऋण योजना, तो इस योजना के माध्यम से जो भूमि विकास बैंक है जो कृषि भूमि के सुरक्षा के बिना 2 व्यक्तियों के गारंटी पर गैर कृषि उद्देश्यों और जो डेयरी व्यवसाय है उसके लिए 50,000 का ऋण महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो महिला विकास ऋण योजना है उसके तहत महिलाओं को 50,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा 2 व्यक्तियों की गारंटी पर, और किसके लिए, गैर कृषि उद्देश्य यानी या फिर डेयरी व्यवसाय के लिए। तो ये भी आप थोड़ा याद रखें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 के अंतर्गत कोई नगरीय निकाय अपने संपूर्ण क्षेत्राधिकार या किसी भाग पर निम्नलिखित में से कौन से अन्य कर अधोरोपित कर सकती है, अग्नि कर, रोशनी कर, किसी गैर आवासीय भवन में पार्किंग स्थानों की न्यूनता पर कर, स्टाम्प शुल्क पर अधिभार और उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन है 4 हो जाएगा। तो जो आपकी धारा 103 है, धारा 103 में अन्य कर दिए गए हैं, अन्य कर जो अधरोपित किए जा सकते हैं राज्य सरकार के कहने पर, यानी राज्य सरकार के सामान्य या जो विशेष आदेशों के अध्याधीन रहते हुए जो नगर पालिका है वो उसके संपूर्ण या फिर किसी भाग पर
संपूर्ण भाग पर भी लगा सकते हैं या फिर किसी एक भाग में उसकी जहाँ पर उसकी स्थापना हुई है वहां पर ये कर अधिरोपित कर सकती है। कौन कौन से? एक तो जो नगर पालिका के भीतर चलाए जाने वाले यान होते हैं यानी वाहन होते हैं तो यानों पर कर। दूसरा रोशनी पे कर, और जो लंगर होते हैं लंगर पे कर, अग्नि पर कर, सभा होती है सभा की जाती है तो सभाओं पर कर, तीर्थ यात्री और पर्यटकों पर कर, और जो विज्ञापन जो होर्डिंग होती है विज्ञापन है होर्डिंग होती है उन पे कर, जो गैर आवासीय भवनों में पार्किंग होती है उन पे कर, स्टाम्प शुल्क जो आधे प्रतिशत से अधिक न हो तो, यानी वर्तमान में जो स्टाम्प शुल्क पर अधिभार है वो कितना है 10% से है, तो 10% से अधिक ना हो। ठीक है, ये चीजें कोई भी अन्य कर जिसे अधिरोपित करने के लिए राज्य सरकार बोल दे कि इसे संविधान के अधीन है और इसे लागू करना है, तो ये सारे के सारे कर किस में आते हैं? धारा 103 में आते हैं, जो अन्य कर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जावर की खाने वो जस्ता व शीशा के लिए है, बांसवाड़ा मैग्नीज, नागौर जिप्सम, बूंदी गार्नेट। तो किन में इनमें से एक सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? जावर में जस्ता व शीशा बिल्कुल सही, बांसवाड़ा मैग्नीज बिल्कुल सही, नागौर जिप्सम ये भी सही। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है वो गलत दिया हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, अमृत 2.0 लॉन्च किया गया 1 अक्टूबर 2021, 1 सितंबर 2021, 1 दिसंबर 2021 और 1 जनवरी 2022। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 1 अक्टूबर 2021 को अमृत 2.0 लॉन्च की गई, तो राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, एजोर्प के प्लांट स्थित हैं फतेहपुर व ढूंढ दोनों, ढूंढ गंगानगर और जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फतेहपुर व ढूंढ दोनों में एजोर्प के प्लांट स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा नगरीय निकाय को यानों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है? 102, 103 और 104। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 3rd, धारा 103, जो अभी हमने बात की थी कि जो अन्य कर है यानी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश पर जो अन्य कर लगाए जाते हैं वो कौन से, उनमें कौन कौन से है? तो उनमें एक ये भी आता है यानों पर कर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 3rd। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? बेराइट्स, पाइराइट्स, तांबड़ा और पन्ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, तांबड़ा की खाने वो जनकपुरा और सरवाड़ खाने हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, नगर निगम जयपुर ग्रेटर में कितने वार्ड हैं? 50, 75, 100 और 150। तो जयपुर ग्रेटर की बात करें तो उसमें 150 वार्ड है, और जयपुर हेरिटेज की बात करें तो उसमें कितने हैं? 100 वार्ड है, तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 के बारे में असत्य कथन है। इस साइड फसल दी गई है और इस साइड प्रीमियम की राशि दी हुई है। सबसे पहले तो बात करें कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो 2016 में स्टार्ट की गई थी, इसमें फसलें कौन कौन सी शामिल है? तो इसमें जो खाद्यान्न फसलें हैं, खाद्यान्न फसलें यानी अनाज, मोटा अनाज और दालें, और इसके साथ साथ इसमें तिलहन और जो बागवानी फसलें हैं उनको शामिल किया गया है। अगर रबी की बात करें तो उस पर प्रीमियम राशि है 1.5%, खरीफ की बात करें तो उस पर है 2%, व्यापारिक फसल 5% और सभी सत्य है। तो हमें असत्य पूछा है तो असत्य होगा हमारा ऑप्शन है 2, यानी खरीफ पर है वो 2.5% ना रह के 2% की प्रीमियम की राशि रखी गई है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में कोई नगर निकाय क्षेत्र के भीतर लंगर डालने वाली नौकाओं पर भी कर अधिरोपित कर सकती है? किसके तहत कर सकती है? धारा 103, 102, 101 और 104। तो अगर हम बात करें कि धारा 103, तो हमारा राइट आंसर ही धारा 103 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि धारा 103 है उसमें अन्य कर जो अधिरोपित किए जा सकते हैं, उसमें लंगर कर भी आता है। इसके साथ साथ ही जो भीतर चलने वाले यान होते हैं, यानों पे भी कर है, रोशनी पर भी कर है,
लंगर पर भी कर है, जो सभाएं होंगे तो सभाओं पर भी कर है। तो ये सारे हैं जो ये विज्ञापन होर्डिंग हो गए, अग्निकर होंगे, ये सारे किस में दिए हुए हैं, धारा 103 में दिए हुए हैं। 102 में बाध्यकारी कर है। 101 की बात करें तो जो नगर पालिका का आंतरिक राजस्व है, यानी उसमें टैक्स, प्रभार, फीस, जुर्माना, वो सब किस में है, धारा 101 में है। धारा 104 की बात करें, जो उपयोगिता प्रभार उद्घृत करने की शक्ति है, वो किस में है, धारा 104 में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है फर्स्ट। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। दशकों से राजस्थान में तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है। इसकी खाने प्रमुखतः स्थित है टोंक जोधपुर में, जयपुर दौसा में, जयपुर अलवर में और टोंक व अजमेर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टोंक व अजमेर। तांबड़ा उत्पादन में अग्रणी रहा है टोंक व अजमेर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र, सुरक्षा मित्र परियोजना केरल, बाजरा मिशन असम और प्रोजेक्ट आहरण सिक्किम। तो आपका जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र की बिल्कुल सही है, सुरक्षा मित्र परियोजना केरल की बिल्कुल सही है, बाजरा मिशन असम की बिल्कुल सही है और प्रोजेक्ट आहरण है ये गलत है, सिक्किम का नहीं है, कहाँ पर चलाया गया है, असम में चलाया गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। अगर हम जीवला ऋण योजना की बात करें तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई है और ये जो जेल में बंद कैदी है, जेल में बंद कैदियों के लिए ऋण की योजना है। कैदियों के लिए ऋण योजना है। कौन सी? जीवला ऋण योजना। सुरक्षा मित्र योजना की बात करें तो ये किसके द्वारा चलाई गई है? ये भी महाराष्ट्र सरकार के नहीं, ये केरल सरकार के लिए चलाई गई है और ये वाहन निगरानी प्रणाली यानी दुर्घटना होने पर संकट का संदेश देगी। दुर्घटना होने पर संकट का संदेश, तो ये कौन किसकी है? केरल सरकार की है। बाजरा मिशन की बात करें तो बाजरा मिशन है वो असम सरकार का है। किसानों को फसलों में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजरा मिशन चलाया गया है, जो कि असम सरकार के द्वारा चलाया गया है। और लास्ट प्रोजेक्ट आहरण की बात करें तो प्रोजेक्ट आहरण है वो असम सरकार के द्वारा और किस जो दूर इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र है, इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र हैं, छात्रों का कौशल विकास व उज्जवल भविष्य के लिए चलाई गई है प्रोजेक्ट आहरण। तो ये मैंने आपको चारों के चारों योजनाएं किस स्टेट ने चलाई है और किस विजन से चलाई है ये मैंने आपको बता दी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चन है वो कर लिए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना, साथ में क्लास को है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें। अब मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में अगले नए मैटर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।